हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे जैसे कि आप सभी जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है क्लास नंबर 7। तो उम्मीद है अपना आपने पिछली 6 क्लासेस जरूर देखी होंगी। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास नंबर 7। हाँ जी, ये रहा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से। फटाफट स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, समझेंगे स्टेटमेंट को। ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली एट 6 पीएम। ट्रेन बी ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर also leaves Mumbai for Delhi at 9 p.m. Train C leaves Delhi for Mumbai at 9 p.m. If all the three trains meet at the same time between Mumbai and Delhi, what is the speed of train C if the distance between Delhi and Mumbai is 1260 kilometers? ठीक है बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। करना है क्या, देखो। मान लो ये रहा हमारा डिस्टेंस जी। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1260 किलोमीटर का है। कितना दिया हुआ जी? 1260 किलोमीटर। अच्छा, यहां से ट्रेन ए चलना शुरू करती है कितने बजे? सुबह 6 बजे या शाम के 6 बजे? शाम के 6 बजे। ट्रेन ए यहां से चलना शुरू करती है शाम के 6 बजे। कितनी स्पीड से बचे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद ट्रेन बी चलना शुरू करती है कितने बजे बचे? 9 बजे। कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान देना बच्चे, जब ट्रेन बी ने चलना शुरू किया तब तक ट्रेन ए जो है 3 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ है बच्चे, ठीक है जी। ट्रेन बी ने जब चलना शुरू किया तब तक ट्रेन ए जो है 60 की स्पीड से 3 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो मान लेते हैं ट्रेन ए जो है वो पहुंच चुकी है यहां पर। कितने बज चुके हैं? 9 बज चुके हैं। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 60 की स्पीड से 3 घंटों में? 180 किलोमीटर ट्रेन ए ने कवर कर लिए। अब ठीक 9 बजे होता क्या है? ठीक 9 बजे यहां से ट्रेन बी चलना शुरू करती है। किस ओर? सेम डायरेक्शन में। और ठीक 9 बजे बच्चे क्या होता है? यहां से ट्रेन सी चलना शुरू करती है कितने बजे? 9 बजे। किस ओर? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? अब ध्यान देना बच्चे, फिलहाल के लिए ट्रेन सी को सिचुएशन से भूल जाओ। ट्रेन सी यहाँ पे है ही नहीं। अगर मुझे आप ये बताओ ट्रेन बी और ए ने इस पॉइंट पर मिलना होता तो कितने आवर्स के बाद बी जो है ए को पकड़ लेती, या बी जो है ए को मिल जाती। या फिर आप ये कह सकते हैं बी और ए मिल जाते इस पॉइंट पर कितने टाइम के बाद। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वही बन गया ना, रिलेटिव स्पीड वाला, पुलिस एंड थीफ वाले जो क्वेश्चन है। तो पुलिस थीफ को पकड़ेगा कितने आवर्स के बाद, या फिर बी ट्रेन जो है ए ट्रेन को पकड़ेगी कितने आवर्स के बाद। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि 180 किलोमीटर है। नीचे आ जाएगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। ट्रेन बी का स्पीड है 90, ट्रेन ए का स्पीड है 60। मतलब जो रिलेटिव स्पीड बना कितना बन गया? 30। टाइम कितना आ गया बच्चे? 6 आवर्स। कितना टाइम आ गया जी? 6 आवर्स। 6 आवर्स का क्या मतलब हुआ कि ट्रेन ए को यहां से यहां पहुंचने में समय लगा 6 आवर्स, बल्कि ट्रेन बी को भी यहां से यहां पहुंचने में वक्त लगेगा 6 आवर्स, और ट्रेन सी को भी यहां से यहां पहुंचने में लगेंगे 6 आवर्स। आया समझ के नहीं आया बच्चे? चाहे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हो एक टाइम पर चले हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मिले, सभी का टाइम सेम लगने वाला है। अगर बी और ए को मिलने में 6 घंटे लगे हैं तो ट्रेन सी को भी वहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में 6 घंटे ही लगे होंगे। यहां तक की पिक्चर क्लियर है बच्चे? बिल्कुल ठीक है। अब आगे कहानी सुनो। एक मिनट जरा रुकना, जरा कलर चेंज कर लें। अब ध्यान देना बच्चे, ट्रेन बी जो है यहां से यहां तक पहुंचती है कितने घंटों में? 6 घंटों में। कितनी स्पीड से? 90 की स्पीड से। तो 90 की स्पीड से ट्रेन बी जो है यहां से यहां तक बचे, यहां से यहां तक ट्रेन बी कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी 90 की स्पीड से 6 घंटों में? 540 किलोमीटर। तो ध्यान देना, ये वाला जो डिस्टेंस है जो कि यहां से यहां तक है वो कितना है? 540 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर? आंसर आने वाला, ध्यान देना। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे? 1260, जिसमें से ये वाला डिस्टेंस 540 है। तो 1260 में से 540 माइनस करेंगे तो जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये आ जाएगा 720 किलोमीटर। ठीक है जी। और ये 720 किलोमीटर जो है किस ट्रेन ने कवर किए? सी ट्रेन ने कवर किए। कितने घंटों में कवर किया? ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं। ट्रेन सी ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है 6 घंटों में। कितना डिस्टेंस? 720। 6 घंटों में। तो ट्रेन सी का स्पीड निकाला जा सकता है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम। 720 कवर कर रही है ट्रेन सी कितने घंटों में? 6 घंटों में। तो कितना स्पीड आ गया जी? 120 किलोमीटर पर आवर। यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि ट्रेन सी का स्पीड बताओ, तो क्या आंसर होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ की नहीं आया बच्चे? क्लियर है?
तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना फटाफट, जल्दी से स्टेटमेंट समझो क्या दिया हुआ है जी। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of boat and speed of water current respectively? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देखो हम क्या करेंगे, हम रेशियोज लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होता है, यह पॉइंट आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा अब बच्चे अपस्ट्रीम जाने वाला टाइम और डाउनस्ट्रीम जाने वाला टाइम ये हमें दिया हुआ है। अप जाने में कितना टाइम लगता है जी, 8 आवर्स प्लस 48 मिनट्स। मिनट्स को भी आवर्स में बदल लें जरा, ठीक है, काट लेते हैं, 12 4 12 5 8 5 40, 40 एंड 4 44 ओवर 5, तो ये बन जाएगा 44 ओवर 5। मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इसको हम लिखेंगे 44/5। ठीक है, उम्मीद है बच्चे ये चीज आपको समझ आ गई कि अपस्ट्रीम जाने में जो समय लगा वो लगा जी 44 ओवर 5 आवर्स, समझ गए। और डाउन जाने में कितना समय लगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ डाउन डाउन जाने में 4 आवर्स लगे हैं। इनका बना लो रेशियो, तो रेशियो बन जाएगा कट कुटा के कितना, 11:5। यहां तक समझ आया बच्चे, ठीक है जी। अब जाने में टाइम अगर 11 यूनिट्स लगा तो डाउन जाने में टाइम कितना लगा, 5 यूनिट्स। मुझे नहीं लगता बच्चे यहां तक आपको कोई दिक्कत आई, ठीक है जी। अब इसके आगे की कहानी ध्यान से सुनो आप। अब करना क्या है, अब देखो बच्चे, सेम डिस्टेंस के लिए अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, हाँ या ना बच्चे। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो है वो 5:11 बन जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 11:5 है तो स्पीड का रेशियो इनवर्स होके 5:11 बन जाएगा। अच्छा ये कौन सी स्पीड है, 5 यूनिट्स, u माइनस वी। ये कौन सी स्पीड है, 11 यूनिट्स, ये u प्लस वी है। बच्चे क्या इस रेशियो को आप बदल सकते हैं u/v में, और यही चीज आपसे पूछी जा रही है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, u निकालने के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 है, और v निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 है। तो एक पल के लिए मान लो बच्चे जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 11 यूनिट्स है और अपस्ट्रीम स्पीड जो है 5 यूनिट्स है, मतलब u प्लस वी का वैल्यू 11 है और u माइनस वी का वैल्यू 5 है। समझ गए, u प्लस वी मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, u माइनस वी मतलब अपस्ट्रीम स्पीड, समझ गए। u निकालने के लिए क्या शॉर्टकट बताया मैंने यहाँ पे, दोनों स्पीड्स को जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे। दोनों स्पीड्स कौन सी, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 है, अपस्ट्रीम स्पीड 5 है, दोनों को जोड़ दो क्या बन जाएगा, 16। 16/2 कितना हो गया जी, 8 यूनिट्स। तो u आ गया 8। अब v के ऊपर आओ, v कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस मतलब 11 में से 5 गया 6, 6/2 कितना आ गया जी 3, तो v आ गया 3 यूनिट्स। यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि u टू v, u/v का रेशियो बताओ, बोर्ड की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो बताओ, 8:3। आंसर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आया समझ, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है बच्चे। टू पाइप्स P and Q are open together to fill a tank. Both the pipes fill the tank in time X. If P separately took 25 minutes more than X to fill the tank and Q took 49 minutes more time than X to fill the tank, then find out the value of X. ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ जो टैंक है, जो टैंक है वो मान लेते हैं जी 1 यूनिट का है। कितने यूनिट्स का है, 1 यूनिट का है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा ये जो 1 यूनिट का टैंक है, इस 1 यूनिट को दोनों पाइप्स P एंड Q मिलकर भर सकते हैं कितने मिनट्स में, x मिनट्स में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर पूरा का पूरा टैंक 1 है, दोनों पाइप्स मिलकर इस टैंक को x मिनट्स में भर सकती हैं, तो दोनों पाइप का स्पीड क्या बना, प्रति मिनट कितना भर रही है, तो स्पीड बराबर है वर्क ओवर टाइम जो कि x दिया हुआ है। तो 1/x बचे, स्पीड आ गया, किसका स्पीड आ गया, P एंड Q का स्पीड आ गया, दोनों का स्पीड आ गया। कैसे निकाला मैंने स्पीड, वर्क ओवर टाइम करके, समझ आया, ठीक है। अच्छा अब ये देखो जी, P अगर अकेला काम करता है, P पाइप जो है अकेले ही काम करेगी, तो X से 25 मिनट ज्यादा लेती है भरने में, टैंक को भरने में, लिखा हुआ है ना 25 मिनट X से ज्यादा लेती है P पाइप। पूरा टैंक 1 है, इस 1 को भरने में P पाइप लेती है X प्लस 25 मिनट्स,
तो जो पी पाइप है उसका स्पीड बन जाएगा 1/x+25। समझ गए। सिमिलरली जो पाइप क्यू है ये 45 मिनट ज्यादा लेती है किससे, एक्स से, तो क्यू पाइप का जो स्पीड निकलेगा 1/x+49 करके निकलेगा। ये पी का स्पीड है, ये क्यू का स्पीड है। दोनों स्पीड्स को मैं प्लस कर दूंगा तो किसकी स्पीड आ जाएगी बच्चे, दोनों की कंबाइंड स्पीड आ जाएगी। और दोनों की कंबाइंड स्पीड जो है ऑलरेडी हमने लिखी हुई है 1/x। कहने का मतलब ये हुआ पी की स्पीड क्यू की स्पीड बराबर है दोनों की स्पीड। समझ गए। अच्छा अब ध्यान देना, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पाइप्स एंड सिस्टम टाइम में वर्क किया हुआ है, वहां मैंने इन बच्चों को रिजल्ट रटवाया हुआ है। इस टाइप के जो सवाल है यहां से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटू बी होगा। समझ गए। ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होगा। अब यहाँ पे ए क्या है 25, बी क्या है बच्चे 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 49, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 5 जा कितना आ गया बच्चे 35। समझ गए। निकालना क्या है, एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया जी 35 मिनट्स, मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे। अगर मान लो आपको ये शॉर्टकट रिजल्ट नहीं भी पता है तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनने के बाद जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद जो एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकलेगा 35 ही निकलेगा। आया समझ। मैं एक बार फिर बता दूं बच्चे, मैं जो पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं इस टाइप का एक रिजल्ट होता है हमारे पास 1/x। जरूरी नहीं है बच्चे ये रिजल्ट बोर्ड एंड स्ट्रीम में यूज हो रहा है, ये रिजल्ट आपको किसी और चैप्टर में भी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट क्या है, पहले इक्वेशन समझो। इक्वेशन अगर इस फॉर्म की आपको दिखती है 1/x बराबर है 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी, हर जगह प्लस का साइन है, देख रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होगा। ये रट लो, जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं इस रिजल्ट को रट लो। ये रिजल्ट बच्चा बना कहां से है, हवा से नहीं आया है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे फैक्टराइज करोगे तो एक्स जो फाइनल स्टेप निकलेगा, जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो यही निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। आया समझ के नहीं आया, रट लो इसको। चलो जी, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है बच्चे। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे दो पाइप्स है मान लो, क्वेश्चन से हटके एक एग्जांपल, दो पाइप्स है, इसका जो डायमीटर है या रेडियस जो है, इसका रेडियस बच्चे 2 सेंटीमीटर है। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन से हटके एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक दूसरी पाइप है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे खुद बताओ किस पाइप से प्रति मिनट पानी ज्यादा निकलेगा, जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। किसका एरिया ज्यादा है, इस वाली पाइप का। कैसे लगा पता इसे इसका एरिया ज्यादा है या इसकी स्पीड ज्यादा है, बच्चे इसका रेडियस 3 है ना, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस ज्यादा है। इसका रेडियस अगर ज्यादा है तो उसका एरिया ज्यादा होगा ये वाला। जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो सर्कुलर एरिया ज्यादा है उस पाइप की जो गति है स्पीड है दूसरी वाली पाइप से ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरे वाली पाइप का जो रेडियस है वो कितना 2 है। समझ गए। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे करेगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे करेगी। तो इस वाली पाइप का जो एरिया है पाई 2 का स्क्वायर, और इस वाली पाइप का जो एरिया है पाई 3 स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूं आप सभी को एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई r स्क्वायर। ठीक है जी। एरियाज का बना लोगे रेशियो, पाई से पाई कट जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9। ये जो एरियाज का रेशियो बना बच्चे, यही रेशियो कहलाएगा स्पीड्स का। क्यों, क्योंकि स्पीड्स किस पे डिपेंड कर रही है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्पीड्स डिपेंड कर रही है, इस सर्कुलर एरिया पे जो है स्पीड डिपेंड कर रही है। समझ गए। तो ऐसे सवालों में जो एरियाज का रेशियो होगा वही स्पीड्स का रेशियो होगा। ठीक है जी। अच्छा एक चीज बच्चे आपने और नोट की, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। तो आगे से जब भी आप ऐसे सवाल देखो तो आप क्या करोगे, स्पीड्स का रेशियो बनाने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, रेडियस के स्क्वायर्स कर दोगे। क्या कर दोगे, रेडियस के स्क्वायर्स कर दोगे। ठीक है बच्चे। अगर डायमीटर भी दिया होता तो डायमीटर को रेडियस में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेशियो रेडियस के स्क्वायर्स का बनेगा वही रेशियो जो है डायमीटर्स के स्क्वायर्स का बनेगा। तो रेडियस आ जाए चाहे डायमीटर आ जाए, अगर आपने स्पीड का रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, रेडियस गिवन होंगे तो रेडियस के स्क्वायर्स कर दोगे, डायमीटर्स गिवन होंगे तो डायरेक्ट डायमीटर्स के स्क्वायर्स कर दोगे। समझ गए। ठीक है।
तो उम्मीद है बच्चे इतनी चीज आपको समझ आई। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 पाइप्स हैं, एक का डायमीटर 1 दिया हुआ है, दूसरे का डायमीटर 4/3 दिया हुआ है, तीसरे का डायमीटर 2 दिया हुआ है। डायमीटर्स का स्क्वायर्स करोगे, 1 16/9 एंड 4, ये भी समझ आ गया। चाहो तो इस रेशियो को और सिंपल बना लो, मतलब फ्रैक्शंस खत्म कर लो। 9:16:36, ये बन गया जी स्पीड्स का रेशियो। यही चीज मैंने आपको समझाई बच्चे पीछे, स्पीड्स का रेशियो बन गया। अब ध्यान दो आगे क्या लिखा हुआ है। इफ द पाइप विद 2 सेंटीमीटर डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन 61 मिनट्स, जो सबसे बड़ी पाइप है वो 61 मिनट में पूरा टैंक भर देती है। ध्यान देना, ये स्पीड है और आपको टाइम भी दिया हुआ है, किसका, बड़ी वाली पाइप का। स्पीड इंटू टाइम करो तो वर्क आ जाएगा, वर्क आ गया जी 36 इंटू 61। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर ऐसे रहने दो। वर्क निकाल लिया जी 36 इंटू 61, 36 इंटू 61। अब बच्चे ये वर्क हमने करवाना किससे है, क्या लिखा हुआ, इन व्हाट टाइम विल ऑल द 3 पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक। तीनों की तीनों पाइप्स अगर मिलकर काम करेंगी तो इस टैंक को भरेंगी कितने मिनट्स में। तीनों पाइप का स्पीड क्या बनेगा, देखें जरा। तीनों पाइप का स्पीड बन गया बच्चे 36 + 16 + 9 61 बन गया। तो वर्क ओवर टाइम कर दिया, सॉरी वर्क ओवर स्पीड कर दिया, तो टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया जी, 36 मिनट्स। तो जब तीनों के तीनों पाइप्स मिलकर काम करेंगे तो टैंक भरेगा 36 मिनट में। पल्ले पड़ा कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बचे आपने ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। A trader sells 10 articles for a rupee and manages a profit of 20%. How many articles did he purchase in a rupee? अच्छा, पहले वो बेच रहा है 10 आर्टिकल्स बेच रहा है 1 रुपए का, समझ गए। तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है क्या 1/10 ना होगा। ठीक है बच्चे, सिमिलरली आगे बोल रहा है वो कितने आर्टिकल्स बेचे, मान लेते हैं वो एक्स आर्टिकल्स, सॉरी यहां खरीदने की बात हो रही है। हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही परचेज इन अ रुपी, तो कितने आर्टिकल्स वो खरीदे कितने में, 1 रुपए में। तो मैंने मान लिया उसने एक्स खरीदा है 1 रुपए में, तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल बन जाएगा कितना, 1/x। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, बच्चा इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से किए हो, लेकिन इस तरीके से करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सीपी निकाल लिया मैंने एक आर्टिकल का, सिमिलरली मैंने सीपी निकाल लिया एक आर्टिकल का। दोनों का अगर मुझे रेशियो बनाना हो, दोनों का रेशियो कैसे बनेगा, डिवाइड करके बनेगा। क्या दोनों के रेशियो को बच्चे मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर एक का सीपी 100 है, प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर 20%, तो एक का सेलिंग प्राइस होगा 120%। आया समझ बच्चे, बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा x/10 इज इक्वल्स टू 6/5, 5 टू 10, x इज इक्वल्स टू 12। तो 1 रुपए के वो कितने आर्टिकल्स खरीदेगा, 12 आर्टिकल्स खरीदेगा, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बी इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। आइटम ए वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अगर आइटम ए का सीपी टू एसपी रेशियो लिखना हो, मान लो 100 में खरीदा, 20 के फायदे में बेचा, तो 100 में खरीदा 20 के फायदे में बेचा, मतलब 120 का बेचा। या फिर 100 और 120 को आप ये भी तो बोल सकते हो 5:6, सीपी टू एसपी रेशियो 5:6 आर्टिकल ए का। आर्टिकल बी के ऊपर आओ, सीपी टू एसपी रेशियो क्या लिखेंगे, 30% लॉस में बेच रहे हैं। अगर मान लो खरीदा 100 का, 30% लॉस में बेचा, तो कितने का बेचा, 70 का बेचा। तो 100 और 70 का रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, 10:7 लिख सकते हैं। तो आर्टिकल बी के लिए सीपी टू एसपी रेशियो बन गया 6:7। अब आगे की स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। If the respective ratio of selling prices of item A and B is 6:7, SPs का रेशियो बोल रहा है कि 6:7 होना चाहिए। तो what is the cost price of item B? ठीक है। अच्छा, एसपीज का जो रेशियो है वो 6:7 होना चाहिए। बच्चे आप ये जो रेशियो मैंने बनाए हैं ध्यान से देखो, क्या ये रेशियो जो है इनके एसपीज को देखो, क्या एसपीज के जो रेशियो है वो ऑलरेडी 6 और 7 ही तो है। पहले वाले आइटम का जो एसपी है वो 6 है, दूसरे वाले का एसपी 7 है, तो 6 और 7 तो बना। तो इन रेशियोज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेशियो 6:7 नहीं है, ऑलरेडी एसपीज का जो रेशियो है वो 6:7 नहीं। समझ गए। अच्छा, अब वो बोल रहा है
कि जो आइटम बी है उसका सीपी 200 रुपए ज्यादा है आइटम ए से। रेशियो के टर्म्स में देखो बच्चे, आइटम ए का सीपी 5 है, आइटम बी का सीपी 10 है, तो डिफरेंस इन सीपीज इन टर्म्स ऑफ रेशियोज कितना आ गया जी, 5 यूनिट्स। और 5 यूनिट्स का जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 200 रुपए। 5 हिस्से 200, तो एक हिस्सा किसके बराबर, 40 के बराबर। अब निकालना है क्या, आइटम बी का सीपी निकालना है। एक यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 10 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 10 यूनिट्स का जो वैल्यू है क्या बन जाएगा, 400। सी ऑप्शन आंसर। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, सीपी गिवन है, चलो लिख लेते हैं। चलो सीपी गिवन है बच्चे 800। आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अ मैन गेन्स, कितना गेन हो रहा है जी, 12.5%। ठीक है, एक काम करते हैं, इनका फ्रैक्शन बनाते हैं। 1/10 जो है डिस्काउंट है, 1/8 12.5 का जो फ्रैक्शन है 1/8 होता है, 1/8 का गेन है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, गेन किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। सीपी कितना है 800, गेन कितना हो रहा है 1/8, मतलब 800 के ऊपर 1/8 का फायदा है, तो 800 का 1/8 कितना हुआ, 100 रुपया। तो 100 रुपए का अगर गेन है तो सेलिंग प्राइस कितना बना जी, 900 रुपए बना कि नहीं बना, तो सेलिंग प्राइस आ गया 900। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चे, इसके बाद देखो जी, डिस्काउंट 1/10 है। डिस्काउंट हमेशा हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी पे कैलकुलेट करते हैं। कितना डिस्काउंट है जी, 1/10 है ऑन एमआरपी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चेंज ऑफ बेस कर सकते हैं। अगर ये डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर है, क्या इस डिस्काउंट को सेलिंग प्राइस पे बना सकते हैं, कैसे बनेगा बच्चे, आपको अगर चेंज ऑफ बेस करना है तो फ्रैक्शन आपको रीड करने आना चाहिए। 1/10 का डिस्काउंट है, मतलब 10 अगर एमआरपी है तो 10 के ऊपर 1 की छूट दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 होगा। तो अगर यही फ्रैक्शन मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है, मतलब अगर मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो यही फ्रैक्शन बन जाएगा 1/9 ऑन एसपी। उम्मीद है समझ आया होगा आपको कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे कैसे निकाला मैंने, चेंज ऑफ बेस करके। ठीक है जी, तो डिस्काउंट है 1/10 ऑन एमआरपी, अगर एसपी के ऊपर बनाना है तो 1/9 ऑन एसपी होगा। अच्छा बच्चे, एसपी तो निकाल चुके हैं, कितना एसपी है जी, 900। तो 900 का 1/9 डिस्काउंट है, तो कितने रुपयों का डिस्काउंट हुआ, 100 रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो कुछ हमारा एमआरपी रहा होगा, 100 रुपए की छूट दे दी, तब जाके आपने बेचा 900 रुपए का। तो यहां से क्या आप ये ना समझ पाए कि जो एमआरपी होगा वो 1000 रुपए होगा, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। एमआरपी आ गया जी 1000 रुपए, कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलो जी, तो ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। अच्छा, डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, आप सभी जानते हैं 2πr होता है। रेडियस ऑफ सर्कल आर, इनका डिफरेंस जो है 37 दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, πr²। पहले आपको आर की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप एरिया ऑफ सर्कल बता पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें जरा। 2 इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 37। बच्चे आर यहां से कॉमन निकाल लो, तो 44/7, 37/7, 37/7, मतलब सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके आर को कॉमन लेके अंदर बन गया जी 37/7 बराबर है 37। 37 से 37 कट जाएगा, तो रेडियस कितना आ गया जी 7 सेंटीमीटर। इतना समझ गए। अब बचे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो फटाफट πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।